चलिए आज हम बात करेंगे सोवियत संघ के जो नेता रहे और उनके समय में क्या क्या कार्य हुआ उन सभी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत नेता। और सोवियत नेता में बात करते हैं नंबर 1 व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। अगर इनके समय की बात करें तो 1917 से लेकर के 1924 तक इनका समय रहा। अब इनके समय में कौन कौन से कार्य हुए, किन किन कार्यों पर इन्होंने जोर दिया, तो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है तो एक तो इनके समय में रूस की क्रांति हुई थी। तो रूस की क्रांति हमें बहुत अच्छे से पता है कब हुई थी, 1917 में। तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। तो वो जो रूसी क्रांति थी, उस रूसी क्रांति के ये क्या थे, नायक, नेतृत्व करने वाले थे। तो रूसी क्रांति का इन्हें क्या माना जाता है, नायक माना जाता है। इन्होंने उस समय के जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय, उनके विरुद्ध इन्होंने क्रांति की थी। दूसरा, इनके समय में अगर हम बात करें तो 1917 में ही क्रांति के बाद में रूस में एक पार्टी का गठन हुआ था। तो 1917 में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, ये किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बनाई गई थी। तीसरा, इनके समय में और क्या कार्य हुआ, तो इनके समय में सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। तो सोवियत समाजवादी गणराज्य का इन्हें क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और चौथा जो कार्य था वो ये था कि पूरे विश्व में साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत थे। तो साम्यवाद एक विचारधारा है, उस साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे कि उस समय साम्यवाद को फैलाने वाले जो व्यक्ति थे उस समय कौन थे, लेनिन ही थे। तो लेनिन के समय में मुख्य रूप से हमें 4 चीज़ देखने को मिलती है। एक तो 1917 में रूस में क्रांति हुई, तो उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया। इसके बाद में दूसरी चीज़ है कि क्रांति के बाद में वहाँ पर एक पार्टी बनाई गई, राजनीतिक पार्टी, और वो इनके नेतृत्व में बनी, तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक किसको बोलते हैं, बहुसंख्यक लोगों के माध्यम से, तो ज़्यादा संख्या के माध्यम से पार्टी बनाई गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम रखा गया था। और तीसरा इनके समय में काम हुआ था सोवियत समाजवादी गणराज्य। ये हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि 30 दिसंबर 1922 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस तीनों ने मिलकर के एक संधि के माध्यम से सोवियत संघ का गठन किया था। तो 22 में हुआ था, तो ये 24 तक रहे थे। तो इनके समय में ही सोवियत संघ बना था। और पूरे विश्व में साम्यवाद को फैलाने वाले प्रेरणा स्रोत कौन रहे थे उस समय, लेनिन रहे थे। तो ये लेनिन की कुछ बातें, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 2 की बात करें, और नंबर 2 में इनके बाद में कौन आए, जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन की बात करें तो जोसेफ स्टालिन का समय था 1924 से लेकर के 1953। तो 1924 से लेकर के 1953 तक इनका समय माना जाता है। और इनके समय में भी जो जो कार्य हुए उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कि ये चाहते थे कि सोवियत संघ क्या बने, मजबूत बने। तो सोवियत संघ को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने जोर दिया किस पर, औद्योगिकरण पर।
तो औद्योगिकरण को इन्होंने क्या किया, तीव्र किया। तो इस समय सोवियत संघ में औद्योगिकरण को गति मिली, उद्योग धंधों की स्थापना तीव्र गति से होने लगी। फिर इनके समय में और क्या काम हुआ, इनके समय में काम हुआ खेती का सामूहिकीकरण। खेती का सामूहिकीकरण से अभिप्राय है कि इन्होंने मुख्य रूप से जोर दिया कि लोगों को एक जगह एक खेत में और खेत को सामूहिक रूप से बना दिया जाए, किसी व्यक्ति विशेष का खेत ना होकर सभी की भूमि को एक जगह मिला करके उस क्षेत्र में सभी लोगों को जिनकी भूमि है उनको लगा करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने 1928 में खेती के सामूहिकरण पर जोर दिया। खेती के सामूहिकरण के बाद में हम बात करते हैं तो देखो 1953 तक ये रहे, तो इनके समय में ही क्या जारी था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को सफलता मिली थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ का नेतृत्व, रूस का या सोवियत संघ का इन्होंने नेतृत्व किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का इन्हें क्या दिया गया, श्रेय दिया गया। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें कि ये एक प्रकार से तानाशाह बन गए थे, और तानाशाह जो बन जाता है वो हमेशा क्या करता है, जो भी अपने विरोधी होते हैं उन अपने विरोधियों को नष्ट करने का प्रयास करता है, उन्हें मरवाने का प्रयास करता है। तो इन पर भी यही आरोप लगा कि इन्होंने अपने विरोधियों को कुचल दिया। तो विरोधियों को कुचलने का क्या लगा, इन पर आरोप लगा। तो विरोधियों को कुचलने का इनके ऊपर क्या लगा, आरोप लगा। तो हम बात कर रहे थे जोसेफ स्टालिन की। तो जोसेफ स्टालिन ने मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने उद्योग धंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया कि रूस को शक्तिशाली या सोवियत संघ को शक्तिशाली बनाना है तो उद्योग धंधों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और खेती का इन्होंने सामूहिकीकरण उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गए तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का नेतृत्व किया था, तो जीत का इन्हीं के मिला, श्रेय मिला। और एक प्रकार से तानाशाह बन गए थे, ज़्यादा शक्ति इनके पास थी, तो जितने इनके विरोधी थे सबको कुचलने का, मरवाने का आरोप इन पर लगा। इसके बाद में हम बात करते हैं निकिता क्रुश्चेव की। तो तीसरे जो नेता लेते हैं हम निकिता क्रुश्चेव। और निकिता क्रुश्चेव का समय हम लेते हैं तो 1953 से लेकर के 1964 तक इनका समय माना गया। अब इनके समय में जो काम हुआ उनकी हम बात करते हैं। तो एक तो इन्होंने जोर दिया पश्चिम के साथ, पश्चिम के देश, तो पश्चिम के साथ कैसा व्यवहार करना है, शांतिपूर्ण। तो पश्चिमी जो देश है उनके साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थन करने वाले थे कि सबका अस्तित्व बना रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों के साथ क्या नहीं करना है, अच्छा व्यवहार रखना है, इनके साथ झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्ण व्यवहार है। तो पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। इसके बाद में इनका और क्या कार्य रहा, तो इनके कार्य की हम बात करें हंगरी में जन विद्रोह हुआ था। तो हंगरी में क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को दबाने का काम किसने किया, इन्होंने किया। तो हंगरी में जन विद्रोह का इन्होंने क्या कर दिया, दमन कर दिया। और ये हंगरी में जन विद्रोह कब हुआ था, 1956 में। तो 1956 में हंगरी में जन विद्रोह हुआ, उसका इन्होंने दमन किया, तो उनका आरोप भी लगता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इनके समय में
घटना घटित हुई वो थी क्यूबा मिसाइल संकट की। क्यूबा मिसाइल संकट कि क्यूबा देश में सोवियत संघ ने मिसाइलें स्थापित कर दी थी कब 1962 में। 61 में मिसाइलें स्थापित की और 62 में दोनों देशों के मध्य में संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया था। कौन सा देश? एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और युद्ध की ऐसी स्थिति बन गई थी तो उस समय दोनों देशों ने मिलकर के समझौता करके इस समस्या को दूर कर लिया। तो क्यूबा मिसाइल संकट की जो घटना 1962 में हुई वो घटना इनके समय में हुई थी, निकिता ख्रुश्चेव के समय में। इसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं कि और कौन कौन से नेता रहे और उन्होंने मुख्य रूप से क्या कार्य किया। तो अगला हम लेते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव की अगर हम बात करें तो इनका समय 1964 से माना जाता है और 1982 तक ये रहे। अब इनकी नीतियों में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो हर नेता की अलग अलग नीतियाँ होती हैं और उन्हें में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एक तो ये चाहते थे कि एशिया के देशों में एकता बनी रहे। तो एशिया में सामूहिक सुरक्षा कैसी रहे? सामूहिक सुरक्षा। ऐसी जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के क्या थे? समर्थक। कि एशिया में अगर मान लो कोई घटना घटित होती है तो सभी मिलकर के क्या करें? सुरक्षा देने का प्रयास करें। एक देश पर अगर कोई हमला होता है तो बाकी देश उसका सपोर्ट करें, उसकी सहायता करें। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था एशिया के संदर्भ में। दूसरे अगर हम बात करें तो एक इनके समय में चेकोस्लोवाकिया देश का नाम है, चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया देश की बात करें, इस चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ? विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का इन्होंने क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो चेकोस्लोवाकिया में जन संघर्ष, और ये जो जन संघर्ष हुआ इसका इन्होंने क्या किया? दमन। और ये कब हुआ था? 1968 में। तो 1968 में जो जन संघर्ष हुआ था चेकोस्लोवाकिया में, उसका इन्होंने क्या किया? दमन किया। और तीसरी चीज इनके समय अफगानिस्तान को लेकर हुई और अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया किसने? सोवियत संघ ने। तो अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण इनके समय किया गया और ये कब हुआ था? 1979 में। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इन्होंने एशिया के देशों के साथ तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया और साथ में चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान में जो संघर्ष हुआ उसका इन्होंने क्या किया? अफगानिस्तान पर तो आक्रमण किया और चेकोस्लोवाकिया में जन संघर्ष का क्या किया? दमन किया। फिर इनके बाद में हम बात करते हैं अगले नेता की और वो आते हैं गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव। अगर मिखाइल गोर्बाचेव की हम बात करते हैं तो इनका समय आता है 1985 से लेकर के 1991 91 तक। अब बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर 82 है, यहाँ पर 85 है, तो बीच में दो नेता और थे, लेकिन उनका कुछ कार्य विशेष नहीं था, इसलिए उनको हम पढ़ते भी नहीं है और हमारे कोर्स में भी नहीं है। तो हम बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव की। और गोर्बाचेव की बात करें तो गोर्बाचेव वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा गोर्बाचेव से ही आते हैं। तो पहली चीज़ है कि ये सोवियत संघ के क्या रहे? अंतिम राष्ट्रपति रहे। तो सोवियत संघ के क्या रहे? अंतिम राष्ट्रपति। इसके बाद में सोवियत संघ का पतन हो गया तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन रहे? गोर्बाचेव रहे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। अब अंतिम राष्ट्रपति के साथ साथ और कौन कौन से कार्य इनके समय में हुए, तो इन्होंने एक तो राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने पर जोर दिया। तो इन दोनों क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया और इस सुधार के लिए वो दो नीतियां लेकर के आए। एक थी पेरेस्ट्रोइका और दूसरी नीति थी ग्लासनोस्ट। और इन दोनों नीतियों का प्रभाव ये हुआ कि आगे जाकर के ये नीतियां सफल नहीं हो पाई और सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। तो छोटा क्वेश्चन बनता है कि गोर्बाचेव की दो नीतियों के नाम लिखिए, तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, तो आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने के लिए दो नीतियां लेकर के आए थे, लेकिन वह सफल रही। फिर बात करते हैं इनके समय की कोई तीसरी बात, और तीसरी बात में हम लेते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा इन पर। सोवियत संघ के विघटन, विघटन पतन को बोलते हैं, तो सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा इन पर कि इनके कारण ही सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ है, पतन हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आरोप क्यों लगा, क्योंकि ये चाहते थे राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में सुधार हुआ नहीं और पतन हो गया, इसलिए इनको सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी माना गया। इन पर क्या लगा, आरोप लगा। फिर इनके समय में और भी जैसे हम बात करें, एक तो 1990 के आसपास जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी का एकीकरण, उस एकीकरण में क्या बने, ये सहायक बने। ठीक है, और इनके समय शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त। तो शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जितने भी नेता हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, गोर्बाचेव। और गोर्बाचेव में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं। एक, सोवियत संघ के अंतिम क्या रही है, राष्ट्रपति रहे। और इसके बाद में आगे हम बात कर लें तो इनकी दो नीतियां थी और दोनों नीतियों के माध्यम से इन्होंने सुधार की क्या की, कोशिश की, लेकिन सुधार नहीं हुआ। तो नाम आपको याद रखना है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इसके बाद में तीसरी जो चीज़ थी वो थी सोवियत संघ के विघटन का इनके ऊपर क्या लगा, आरोप लगा। और जर्मनी का एकीकरण इनके समय में हुआ था और शीत युद्ध भी इनके समय में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसके बाद में हम लेते हैं अगले नेता को। अब देखो सोवियत संघ का तो क्या हो गया, पतन। तो सोवियत संघ के बाद में कौन आ गया, रूस आ गया। सोवियत संघ का स्थान किसने लिया, तो रूस ने लिया। तो हम बात करते हैं बोरिस येल्त्सिन की। बोरिस येल्त्सिन, और बोरिस येल्त्सिन का समय हम लेते हैं तो 1991 से लेकर के 1999 तक रहा। ठीक है, इनके समय की पहली बात हम ले तो पहली बात क्या हो सकती है कि गोर्बाचेव अंतिम क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। और गोर्बाचेव जब अंतिम राष्ट्रपति बने थे तो सोवियत संघ का क्या हो गया था, पतन हो गया था। अब सोवियत संघ का नेतृत्व किसने किया, रूस ने। तो रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने, बोरिस येल्त्सिन। तो रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति, तो ये बने थे रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। फिर आगे हम बात करें इनके समय की और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सोवियत संघ के विघटन में इन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई। सोवियत संघ के विघटन में मतलब पतन में कैसी भूमिका निभाई, केंद्रीय।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि गोर्बाचेव में तो हमने पढ़ा सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी माना गया, और इन्होंने येल्त्सिन ने क्या निभाई, केंद्रीय भूमिका। ये चाहते थे कि सोवियत संघ का पतन हो जाए और मैं रूस का नेतृत्व करूं, तो इसलिए सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले कौन थे, बोरिस येल्त्सिन। अभी 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक इनको माना जाता है संक्रमण काल के लिए उत्तरदायी। संक्रमण काल के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब संक्रमण काल क्या होता है उसकी भी हम बात करते हैं। तो एक अवस्था के समाप्त होने और दूसरी अवस्था के शुरू होने से बीच का समय होता है। एक अवस्था तो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, ठीक है, और दूसरी अवस्था, दो की बात करते हैं। तो एक अवस्था तो समाप्त हो रही है और दूसरी अवस्था शुरू हो रही है, इन दोनों के जो बीच का समय है उसी को क्या मानते हैं, संक्रमण काल। आप देखो कि ये जो साम्यवादी देश थे, ठीक है, ये साम्यवादी देश आगे जाकर के किसको अपनाने लगे, पूंजीवाद को अपनाने लगे। तो एक अवस्था समाप्त हो रही है, दूसरी अवस्था शुरू हो रही है, ठीक है। वो जो संक्रमण काल है उस संक्रमण काल के लिए उत्तरदायी किसको माना गया, बोरिस येल्त्सिन को। तो बोरिस येल्त्सिन के समय की हम बात कर लें, रूस के पहले राष्ट्रपति बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका, इसी साल ये क्वेश्चन आ चुका है। और संक्रमण काल बोलते हैं साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का समय, कठिन भरा काल। तो वो जो संक्रमण काल था उसके लिए इन्हें क्या ठहराया गया, उत्तरदायी ठहराया गया। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने व्लादिमीर लेनिन, इनके समय में रूस की क्रांति हुई थी और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, मतलब एक पार्टी बनी थी राजनीतिक इनके समय में। और इनके समय में क्या बात करें तो सोवियत संघ जो बना ना, वो सोवियत संघ इनके समय में बना, इसलिए सोवियत समाजवादी गणराज्य का इनको क्या माना जाता है, संस्थापक। फिर पूरे विश्व में साम्यवाद के उस समय प्रेरणा स्रोत थे कि अगर साम्यवाद अपनाना है तो प्रेरणा के रूप में हम लेनिन को ले सकते हैं। इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी आए जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया इन्होंने, और खेती को एक करके, मतलब खेतों को मिला करके सामूहिक रूप से उत्पादन को बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जीत का इनको क्या मिला, श्रेय मिला। और तानाशाही बन गए थे, अपने जितने भी विरोधी थे उनको कुचलने का, उनको मरवाने का इन पर क्या लगा, आरोप लगा। इनके बाद में आता है निकिता क्रुश्चेव, महिला नहीं है, जेंट्स है, ठीक है। तो निकिता क्रुश्चेव की बात करें तो पश्चिमी देशों के साथ ये चाहते थे कि झगड़ा नहीं हो, शांति बनी रहे, तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। हंगरी में जो जन विद्रोह हुआ था, लोगों ने विद्रोह किया था, उसका इन्होंने क्या कर दिया, दमन कर दिया। और क्यूबा मिसाइल संकट इनके समय एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी जिसमें युद्ध की संभावना बन गई थी अमेरिका और सोवियत संघ में। उस क्यूबा मिसाइल संकट इनके समय हुआ 1962 में। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि आगे नेता कौन से आएंगे, लियोनिड ब्रेजनेव। और 1964 से 1982 के समय में एक तो इन्होंने एशिया में जोर दिया किस पर, सामूहिक सुरक्षा पर, कि एक देश पर हमला होता है तो बाकी देश मिलकर के उसे क्या देंगे, सुरक्षा। और चेकोस्लोवाकिया में लोगों ने विद्रोह किया, उनका इन्होंने दमन किया। और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण होता है, सोवियत संघ ने क्या किया, आक्रमण किया। फिर मिखाइल गोर्बाचेव इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन में से बन जाते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद में सोवियत संघ अलग अलग होगा। सोवियत संघ का विघटन हो गया, देश जो थे 15 देशों से मिलकर बना था वो सब अलग अलग हो गए। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ये रहे। ये दो नीतियां लेकर आए थे, एक पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। और सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा क्योंकि इन्होंने राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया, सुधार हुए नहीं और विघटन हो गया, पतन हो गया किसका, सोवियत संघ का। फिर जर्मनी के एकीकरण का जो समय था वो 1990 का समय था, तो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था वो इनके समय में हुआ। और शीत युद्ध का अंत हो गया इनके समय में। और बोरिस येल्त्सिन की हमने बात की, तो बोरिस येल्त्सिन रूस के क्या बने, पहले राष्ट्रपति बने। और रूस के पहले राष्ट्रपति बने तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके समय की दूसरी जो उत्तरदायी चीज़ वो हो सकती है, सोवियत संघ के विघटन में इन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई। कि पतन के लिए उत्तरदायी तो किसको माना गया, गोर्बाचेव को। और ये चाहते थे कि सोवियत संघ के टुकड़े हो जाएं, तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कौन थे, बोरिस येल्त्सिन। और संक्रमण काल के लिए इन्हें क्या माना गया,
उत्तरदायी माना गया। और संक्रमण काल का मतलब है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का रास्ता। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, मुख्य रूप से सोवियत नेताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें इस चैप्टर में और बच गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम पेज चेंज कर लेते हैं। अगले पेज की हम बात करें तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक आता है आपके CIS। देखो CIS का पूरा नाम हमसे पूछा जा सकता है। तो C का मतलब हो गया कॉमनवेल्थ, C का मतलब क्या हो गया, कॉमनवेल्थ। ठीक है, और I का मतलब हो गया इंडिपेंडेंस, और S का मतलब स्टेट्स। CIS है क्या, हम बात करते हैं सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर बना, 15 देशों से मिलकर बना। और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये जो देश थे वो सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए। तो आगे चलकर इन 15 में से 11 देशों ने, कितने देशों ने, 11 देशों ने या 11 गणराज्यों ने, तो 11 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। और वो संगठन हिंदी में अगर हम उसको बोलें तो सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों का राष्ट्रकुल। तो राष्ट्रकुल के नाम से, ठीक है, सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए देशों का राष्ट्रकुल या गणराज्यों का राष्ट्रकुल, ये 11 देशों से मिलकर के बना था, 91 में बना था, जिसे शॉर्ट में CIS बोला जाता है। तो CIS के बाद में आगे हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ और आती है, बाल्टिक राष्ट्र। तो बाल्टिक राष्ट्र की बात करते हैं। बाल्टिक राष्ट्र, अब देखो बाल्टिक राष्ट्र क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि बाल्टिक राष्ट्र की बात करेंगे तो यूरोप में बाल्टिक सागर है, तो सागर का क्या नाम है, बाल्टिक। और बाल्टिक सागर होने के कारण इस सागर के आसपास जो देश होंगे उसको कैसा देश बोला जाएगा, बाल्टिक राष्ट्र बोला जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से 3 देश आते हैं, एक एस्टोनिया, एक कौन सा है, एस्टोनिया, एक है लताविया और एक है लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों से मिलकर के ये बाल्टिक राष्ट्र बनता है। तो बाल्टिक सागर के पास स्थित देशों से मिलकर के क्या बना, बाल्टिक राष्ट्र। फिर आगे हम बात करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे एक नाम हम सुनते हैं ड्यूमा। तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है ड्यूमा क्या है, तो सॉरी बात करते हैं रूस की। तो रूस की संसद को क्या बोला जाता है, ड्यूमा बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि 1991 में और 91 में, कब, 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर 1991 में क्या हुई, एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई और उसमें क्या हुआ, USSR इसका क्या हो गया, अंत हो गया, पतन हो गया। ठीक है, तो इसकी घोषणा करने वाले 3 देश कौन से थे, एक तो था रूस, एक कौन सा था, बेलारूस, और एक कौन सा था, यूक्रेन। तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन्होंने देखो 1922 में संधि की थी, उस संधि के माध्यम से इन्होंने सोवियत संघ का निर्माण किया था और अंत की घोषणा भी करने वाले यही देश थे। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, और 15 देशों से मिलकर ये सोवियत संघ बना था जो ढह गया, नष्ट हो गया। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो पहला चैप्टर कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ लिया है। फिर मिलते हैं एक
नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।